तारीख थी मार्च 2026 की एक रात। तेल अवीव के आसमान में अचानक सायरन गूंजे। रडार स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों निशान उभरे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल रूम में एक अफसर ने कहा, यह ड्रिल नहीं है। और उसी पल मध्य पूर्व की सबसे बड़ी मिसाइल बारिश शुरू हो गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि कितने मिसाइल दागे गए। असली सवाल था, ये हमला हुआ कैसे? इतनी बड़ी तैयारी, इतने हफ्तों की साजिश, और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां सोती रहीं। ये एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस खामोश विफलता की कहानी है जिसने लाखों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इजराइल के बारे में एक बात दुनिया हमेशा से मानती आई है, मोसाद कभी नहीं सोता। 1967 की 6 डे वॉर हो, 1976 का एंटेबे, या 2010 में महमूद अल-मबहू की हत्या, मोसाद ने हर बार साबित किया कि उसकी आंखें हर जगह हैं। लेकिन 2023 में हमास के हमले ने पहली बार ये दरार दिखाई, और 2026 तक वो दरार एक गहरी खाई बन चुकी थी। IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ईरान की वो ताकत जो सरकार से भी ऊपर है। उनके कुछ फोर्स ने पिछले 2 सालों में एक ऐसा नेटवर्क बुना जो पारंपरिक जासूसी की पकड़ से बाहर था। उन्होंने एन्क्रिप्टेड सिविलियन एप्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कमर्शियल ड्रोन पार्ट्स को अलग अलग देशों से मंगाया, टर्की से कैपेसिटर्स, चाइना से GPS मॉड्यूल्स, इराक से असेंबली। कोई एक जगह नहीं, कोई एक नाम नहीं, कोई एक सिग्नल नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो खुफिया विफलता जिसे इतिहास याद रखेगा। खुफिया दुनिया में एक शब्द है, मोज़ेक थियरी। इसका मतलब है कि जब आप छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। मोसाद के पास पीसेस थे, CIA के पास पीसेस थे, यहाँ तक कि जॉर्डन की GID के पास भी कुछ सिग्नल्स थे, लेकिन किसी ने उन्हें जोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी DNA में है। हर एजेंसी अपने सोर्सेस को प्रोटेक्ट करती है, और इस बार उस सीक्रेसी ने ही उन्हें अंधा कर दिया। फरवरी 2026 में एक जॉर्डेनियन सोर्स ने रिपोर्ट किया था कि सीरिया के देर एज जोर इलाके में असामान्य गतिविधि है। बड़े बड़े ट्रक रात को आ रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट CIA को मिली, मोसाद को नहीं। CIA ने इसे सीरिया की इंटरनल लॉजिस्टिक्स समझकर आर्काइव कर दिया। उसी महीने एक लेबनीज बिजनेसमैन जो हिजबुल्लाह का इन्फॉर्मेंट था, उसने एक यूरोपियन इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट से कहा, कुछ बड़ा आने वाला है। बेका वैली में लोग बहुत व्यस्त हैं। ये टिप MI6 तक पहुंची। MI6 ने इसे अनवेरिफाइड चैटर कहकर डिसमिस किया। और तीसरा सिग्नल, वो सबसे चौंकाने वाला था। एक इजरायली साइबर यूनिट ने फरवरी के आखिर में ईरान के एक इंटरनल मिलिट्री सर्वर पर अनयूजुअल डेटा ट्रांसफर नोटिस किया। गीगाबाइट्स ऑफ एन्क्रिप्टेड डेटा, अनजान IP एड्रेसेस पर। उस यूनिट ने अपनी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट अप्रूवल चेन में अटकी रही, क्योंकि वो एक नए AI बेस्ड एनालिसिस सिस्टम का हिस्सा था जो अभी ट्रायल फेज में था। किसी ह्यूमन एनालिस्ट ने उसे नहीं पढ़ा। 3 सिग्नल्स, 3 एजेंसीज, 3 अलग अलग दरवाजे, और कोई एक कमरा नहीं जहां वे मिल सके। मार्च के पहले हफ्ते में IRGC ने लेबनान के बेका वैली से, सीरिया के 3 अलग लोकेशन से, और डायरेक्टली ईरान के खुजेस्तान प्रोविंस से एक साथ लॉन्च किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और शाहिद सीरीज ड्रोन्स। 3 अलग लेयर्स, 3 अलग स्पीड्स, 3 अलग एल्टीट्यूड्स। ये डिजाइन था आयरन डोम को ओवरवेल्म करने का। एक नहीं, 1000 निशाने एक साथ। आयरन डोम और एरो 3 ने जो कर सकते थे किया, लेकिन कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता। उस रात हाइफा के एक रेजिडेंशियल एरिया में 2 मिसाइल्स ने इंपैक्ट किया। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में, जहां हिजबुल्लाह ने सिविलियन बिल्डिंग्स के नीचे लॉन्च पैड्स बनाए थे, वहां इजरायली काउंटर स्ट्राइक्स में सैकड़ों सिविलियंस मारे गए। और तेहरान में जब इजराइल ने जवाब दिया मोसाद के टारगेटेड स्ट्राइक से, तो IRGC हेडक्वार्टर्स के पास एक हॉस्पिटल के करीब एक्सप्लोजन्स हुए। हर तरफ से आग, हर तरफ से खून। लेकिन इस आग में एक और राज था, एक ऐसा राज जो बाद में सामने आया। IRGC के एक सीनियर कमांडर, जिनका नाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साइफर 7 कोड से लिस्टेड था, वो मोसाद के रेडार पर 2024 से थे। एक ऑपरेशन प्लान था उन्हें न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन वो ऑपरेशन इसलिए रोका गया था क्योंकि उस वक्त डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स एक्टिव थे। ओमान और कतर के जरिए ईरान US बातचीत चल रही थी। किसी ने डिसाइड किया, अभी नहीं, टाइमिंग गलत है, साइफर 7 जिंदा रहे, और उन्होंने ही इस कोऑर्डिनेटेड अटैक की फाइनल प्लानिंग की। डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बीच ये टेंशन, ये नई बात नहीं थी, लेकिन 2026 में इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब सोचिए, एक तरफ वो जॉर्डेनियन सोर्स जिसकी बात किसी ने नहीं सुनी, दूसरी तरफ वो लेबनीज टिप जो अनवेरिफाइड रही, तीसरी तरफ वो इजरायली साइबर रिपोर्ट जो किसी ह्यूमन ने नहीं पढ़ी, और चौथी तरफ वो ऑपरेशन जो डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी की बलि चढ़ गया। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम की गलती थी। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और जिसमें कॉमन सेंस के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और बड़ी समस्या थी, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। पिछले 10 सालों में ह्यूमन इंटेलिजेंस कम हो गई थी। सिगेंट और सैटेलाइट सर्वेलेंस बढ़ गई थी, लेकिन IRGC ने इसे समझ लिया था। उन्होंने अपने कमांडर्स को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स दिए। कोई सेलफोन नहीं, कोई डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ फेस टू फेस या फिजिकल कुरियर्स के जरिए। वे जानते थे कि सैटेलाइट्स उन्हें देख रहे हैं, तो उन्होंने वही किया जो सैटेलाइट्स नहीं देख सकते, इंसान से इंसान की बात। और मोसाद के पास उस लेवल का ह्यूमन एसेट नहीं था IRGC के इनर मोस्ट सर्कल में। 2019 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद IRGC
आईआरजीसी ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी इतनी टाइट कर ली थी कि किसी भी पोटेंशियल इन्फॉर्मेंट को पहले ही आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर दिया जाता था। इसे वे काउंटर इंटेलिजेंस पर्च कहते थे। तो एक तरफ आईआरजीसी जिसने टेक्नोलॉजी को डॉच किया, दूसरी तरफ इजराइल और उसके एलाइज जिन्होंने टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा किया कि इंसानी आंखें और इंसानी जजमेंट पीछे छूट गए। ये वो गैप था, ये वो खाई थी। जब हमले के बाद पोस्टमार्टम्स हुए, और वे हुए बंद कमरों में, वॉशिंगटन में, तेल अवीव में, लंदन में, तो एक और चीज सामने आई। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों की जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो 3 हफ्ते पुरानी थी। 3 हफ्ते, इतने वक्त में लॉन्च पैड्स रीलोकेट हो सकते हैं, हो चुके थे। पर एनालिस्ट ने अपडेटेड इमेजरी रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि सिचुएशन स्टेबल दिख रही थी। सिचुएशन स्टेबल, ये 2 शब्द, यही सबसे बड़ी खुफिया विफलता थे। कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि, यही वो दुश्मन था जो किसी मिसाइल से नहीं आया, वो अंदर से आया। और इसकी सबसे बड़ी कीमत सिविलियंस ने चुकाई। वो बच्चा जो हैफा में अपनी माँ के साथ सो रहा था, वो बुजुर्ग जोड़ा बैरूत के दक्षिण में जो शेल्टर तक नहीं पहुंच पाया, वो ईरानियन स्टूडेंट जो तेहरान की एक यूनिवर्सिटी के पास था जब इजरायली स्ट्राइक हुई। उनका कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, उनकी कोई साजिश नहीं थी, वे बस वहां थे। युद्ध की सबसे क्रूर सच्चाई यही है, उसकी सबसे बड़ी कीमत वे चुकाते हैं जिनकी उसमें कोई भूमिका नहीं होती। आज जब ये कॉन्फ्लिक्ट एक अनईजी सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने सिस्टम्स को रीबूट कर रही हैं। मोर ह्यूमन एसेट्स, बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फास्टर डिसीजन लूप्स, डिप्लोमैटिक और ऑपरेशनल बैलेंस। लेकिन क्या ये काफी है? हर बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर के बाद यही होता है। पर्ल हार्बर के बाद CIA बनी, 9/11 के बाद होमलैंड सिक्योरिटी बनी, और हर बार इंसान ने कहा अब हम तैयार हैं। फिर भी अगली बार कोई एक सिग्नल मिस हो जाता है, कोई एक टिप आर्काइव में दब जाती है, कोई एक ऑपरेशन राजनीतिक सेंसिटिविटी की बलि चढ़ जाता है। शायद ये इंसानी ऑर्गेनाइजेशंस की एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। शायद कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये सोच, यही सोच सबसे खतरनाक है। क्योंकि जब एजेंसी कहती है हम तैयार हैं, उसी पल कहीं किसी बंद कमरे में किसी और साइफर साथ की अगली प्लानिंग शुरू हो जाती है। 2026 का मिडिल ईस्ट युद्ध एक रिमाइंडर है। सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो आप देखते हैं, सबसे बड़ा खतरा वो है जिसे आपने देखा और समझा नहीं।